Recording in progress. Recording is on now. So we are studying external sources of recruitment. See, Aditya, you are already running a factory and you must be knowing कि कैसे workers को लाते हैं organization में. तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं से तुमको वैसे भी अंदाजा होता ही होगा. तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, but still इनका कुछ meanings हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर हम फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली उन वर्कर्स को रिक्रूट कर लेते हैं विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन. वी जस्ट आस्क देम टू ज्वाइन. हम इसमें ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है, ठीक है ना. दूसरा, कैजुअल कॉलर्स. ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी रखी हुई होती है. जैसे कभी किसी ने अप्लाई किया बट due to some means due to we are not having any vacancy at that time, we may keep those applications for future use, and in future when we are in need of any more people, तो हम उन applications को वापस consider कर सकते हैं जिनको हमने पहले कभी use किया था या जिनको हम apply नहीं, I mean join नहीं करवा पाए थे, ठीक है ना. तो ये हो गया casual callers. नाम से ध्यान रखना, कॉलर्स से याद रह जाएगा. वी कैन कॉल देम. एडवर्टीजमेंट इज ओनली अबाउट न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट. हम न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड निकालते हैं जिसमें एक छोटा सा कॉलम रहता है, रिक्वायरमेंट लिख देते हैं. वी रिक्वायर दीज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमारी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी उसमें मेंशन कर देते हैं और वो सारी चीजें हम इसमें लाइक मेंशन कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, तो वाइड स्प्रेड हो जाता है. न्यूज़पेपर बहुत सारे एरियाज के अंदर जाता है जहां पर हम नहीं पहुंच सकते. न्यूज़पेपर में हम इंफॉर्मेशन ज्यादा दे सकते हैं. वी कैन प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स. लाइक इफ वी आर गिविंग द डिटेल्स ऑन टीवी और एनी अदर सोर्स, देन इट मे बी लाइक इट विल बी ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट. लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर में देते हैं तो एक तो पर्सन अपने पास में उसको रख सकता है, उसको संभाल के रख सकता है, स्टोर कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, उसको रीड कर सकता है और फिर एज ए रेफरेंस वो प्रूव भी कर सकता है, ठीक है ना. दैट्स एडवर्टीजमेंट. एंड नाउ न्यू पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यू सी, देखो क्या होता है. एक एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज यानी कि एक प्लेस है, ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे बताता हूँ. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या रहेगा, एक प्लेस जैसा रहेगा. You get what God? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है. यहां दिस इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. ऑपरेटेड एंड ओन्ड भी कह सकते हैं. दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट. यानी कि आसपास में गवर्नमेंट, यूं समझ लो जैसे भीलवाड़ा के अंदर हमारे पास में कुछ ऑफिशियल्स सीधे पॉइंट पे आते हैं. कुल मिला के गवर्नमेंट ने एक ऑफिस एस्टैब्लिश कर रखा है विच इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. तो ऐसे लोग जो कि जॉब सीकर्स हैं, वो सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कांटेक्ट करेंगे और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कांटेक्ट करेंगे. मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जॉब सीकर जो होगा वो भी जाएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और जो जॉब प्रोवाइडर होगा वो भी जाएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में. और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, उन दोनों को मिलवा देगा. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन दोनों को मिलवा देगा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज जस्ट लाइक अ प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक है. एक ऑफिस है अभी भिलवाड़ा में, वो सुभाष नगर के अंदर है. वहां पर जिसको भी जॉब चाहिए वो अपनी मिनिमम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी तो कर सकती है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली नॉन गवर्नमेंट वाला होगा तो वो मनी चार्ज करेगा. मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से दिस इज अ बेनिफिट, दिस इज एन एडवांटेज टू द सोसाइटी दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन नॉट स्पेंड मनी. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज भी ये काम करते हैं, लेकिन एनजीओज क्या करते हैं, उनका रेगुलर काम नहीं होता है ये. और वो जनरली
देखो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं, बट दिस इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे नहीं कर सकते, वो करते हैं, बट गवर्नमेंट भी ये फैसिलिटी दे रही है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हमको कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जा करके और वहां पर अप्लाई कर देना है। इफ वी आर जॉब सीकर्स, इफ वी आर जॉब प्रोवाइडर्स, नो प्रॉब्लम। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा, उन लोगों की लिस्ट देखेगा जो जॉब लेने आए, और उन लोगों की लिस्ट देखेगा जो जॉब देने आए, और वो उन दोनों को मिलवा देगा। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनअवेयरनेस है, लोगों को ज्यादातर को पता ही नहीं है। एनजीओ ये काम करते हैं, लेकिन एनजीओ के साथ इश्यू ये आता है कि उनका एरिया बहुत बहुत छोटा हो जाता है, एंड मोस्टली दीज एनजीओ आर नॉट ट्रस्टेड। बहुत सारे लोग होते हैं जो एनजीओ पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है कि पता नहीं क्यों कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे है ना गड़बड़ भी हो जाती है, कुछ मतलब गलत चीजें भी हो जाती है लोगों के साथ में, उनको वो बेवकूफ बना करके और कहीं गलत चीजों में फंसा भी देते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम रहता है। तो in the sense, government has given an opportunity in the form of employment exchange to the society कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो वहां जाके अप्लाई कर देगा, और अगर किसी को जॉब देना है, उसके पास वैकेंसी है, तो वहां जाकर के डायरेक्टली वो लोगों को ला सकता है। तो एक्सचेंज इज जस्ट लाइक अ प्लेस, अ टेलीफोन एक्सचेंज काइंड ऑफ। जैसे मैंने फोन किया और वो फोन पहले सर्वर पे जाता है और वहां से वो डायल होता है जिसके पास में मैंने फोन किया उसको। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक सर्वर जैसा बन गया, जो एक हब बन गया, उन दोनों को कनेक्ट करवा रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, सो दैट इज व्हाई इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, आई गेस इट इज फॉर 7 years, मींस दे कैन सर्च जॉब्स फॉर 7 years फॉर यू। बट एक प्रॉब्लम और आती है यहाँ पे कि एक तो अवेयरनेस नहीं है ना, तो लोगों को पता ही नहीं चलता, और दूसरा ये भी होता है कि एक बार अप्लाई किया, अब हम उसको अपडेट भी नहीं करते। जैसे मान लो कि मैंने अब अप्लाई कर दिया कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और मुझे अब जॉब चाहिए, बट हुआ ये कि मुझे जॉब मिल गया, मान लो कहीं से भी मिल गया, लेकिन अब हुआ ये कि जब मैं जॉब मिल गया फिर भी मैं जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपडेट नहीं कर रहा हूँ। आई मीन टू से आई गॉट जॉब फ्रॉम अदर सोर्स, मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी अप्लाई किया और जॉब कहीं और मिल गया, तो मैं जाके एक्सचेंज में अपडेट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जॉब मिल गया है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है ना, लोग अनअवेयर भी होते हैं और अपडेट भी नहीं कर पाते। ठीक है, ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, केवल एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस है। सेम कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में। दिस इज एब्सोल्युटली द सेम कॉन्सेप्ट। फर्क क्या है, ये प्राइवेट है। तो ऐसे एरियाज जैसे टेक्निकल हो गया या कोई प्रोफेशनल हो गया, तो अब मान लो किसी ने एमबीए कर लिया है, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर लिया है, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया है, तो एक तो वो गवर्नमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं जाएगा, वो अप्रोच करेगा किसी प्लेसमेंट एजेंसी को और उनको वो पैसा भी देगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देयर इज नो मनी चार्ज, बट इन प्लेसमेंट एजेंसीज मनी इज चार्ज। इनको पैसा देंगे हम क्योंकि हमें जॉब चाहिए। ऐसा हुआ, एक एक एजेंसी है, प्लेसमेंट एजेंसी है, मैंने उनको अप्लाई किया कि मेरे को टीचिंग का जॉब करना है। उन्होंने मेरे को कहा ठीक है साहब, आप है ना 5,000 रुपीज जमा करा दो, हम आपके लिए जॉब सर्च करते हैं, है ना। अब वो मेरे लिए मेरा प्रेफर्ड जॉब सर्च कर रहे हैं। मैंने उनको मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी बता दी, अपनी प्रेफर्ड प्लेस लोकेशन बता दी, अपना प्रेफर्ड जॉब स्टाइल बता दिया। एक्सक्यूज मी, है ना। अब वो मेरे लिए जॉब सर्च करेंगे, तो इस चीज के लिए वो पैसा लेंगे, एंड समटाइम्स दे प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑल्सो। एक बंदे ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, ठीक है, उसने
अब जनरल कोर्स किया हुआ है, लेकिन अब उसको जो जॉब लगने वाला है, या यूं समझ लो कि एक कोई चाइनीज होटल है और वहां उसको जॉब मिलेगा, बट उसको चाइनीज नहीं आती, उसको नहीं पता कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, जो वहां पर रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस लिखी होंगी उसको कैसे बोलेगा। तो ऐसे में दीज प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑल्सो, वो उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको चाइनीज सिखाएंगे, उनको डिशेस के नाम सिखाएंगे, ये सब चीजें ऐसे करके प्रिपेयर करवाएंगे। एंड दैट इज व्हाई दे मे चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट, एंड मोर ओवर दे चार्ज अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स ऑल्सो। है ना इंटरेस्टिंग कि एम्प्लॉय से भी पैसा लेंगे और एम्प्लॉयर से भी लेंगे, तो ये दोनों तरफ से मनी चार्ज करते हैं, बट दे प्रोवाइड द बेस्ट जॉब्स टू द जॉब सीकर्स and the best candidates to the job providers. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ ना, they charge fees. अब एक चीज और आपको नोट करनी चाहिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो हैं वो टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल सर्च करते हैं, और जो प्लेसमेंट एजेंसीज है ना वो जनरली लोअर लेवल के लिए सर्च करते हैं। हालांकि इतना कोई इसमें वैसा नहीं है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप दोनों ही लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट समटाइम्स जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि समटाइम्स प्लेसमेंट एजेंसी वर्ड इज कंसिडर्ड फॉर लोअर मैनेजर्स, एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर कंसिडर्ड फॉर द मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि अगर हम मिडिल या टॉप लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, म्यूजिक ज्यादा तेज कर दिया इन्होंने, एक सेकेंड, एक्चुअली दे आर टेस्टिंग स्पीकर्स, दैट्स व्हाई म्यूजिक थोड़ा तेज हो रहा है। एनीवे, तो प्लेसमेंट एजेंसीज में हम तब जाएंगे जब हमको लोअर लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल के लिए हमको अप्लाई करना हो, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के लिए तब जाएंगे जब हमको टॉप या मिडिल लेवल के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसा, ये सिर्फ आपके जीके के लिए बता रहा हूं, ऐसा पूछेंगे नहीं, दिस इज नॉट आस्क्ड, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस लॉट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनीज की तरफ से, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो ना थोड़ा सा। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, पर्सन इजीली, आराम से, मतलब फैक्ट्री के जो पर्सन, आई मीन ऑफिशियल्स हैं, दे गो टू द कॉलेज। ठीक है, वहीं पर वो उनकी टेस्टिंग करते हैं, एम्प्लॉयज जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, और फिर उनको वो वहीं पर जॉब ऑफर कर देते हैं। ये बहुत सारी फिल्म्स में शो होता है। 3 इडियट्स का वो फेमस सीन है जिसमें शर्मन जोशी जो है वो टूटा फूटा है और व्हील चेयर पे आ रहा है, और उसको पूछते हैं कि ये आप कैसे गिर गए, कैसे चोट लग गई, वो सीन आपको याद होगा, और सब वो इजीली बोल देता है, और लास्ट में वो उनको कहते हैं कि ठीक है हम आपको जॉब देने को तैयार हैं, सैलरी डिस्कस कर लें, काइंड ऑफ थिंग्स। कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्या होता है, ऐसे कॉलेजेस हैं, institutes हैं, even some of the schools are also there where the people from the company goes and directly pick the people। समझ गए आप, यानी कि आपको जो एम्प्लॉइज चाहिए आप डायरेक्टली कैंपस से ही उनको रिक्रूट कर लोगे। ये है कैंपस रिक्रूटमेंट, सिंपल। इसमें क्या होता है ना कि आपको फ्रेशर्स मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले मिल जाते हैं। हो सकता है कि वो बंदा आएगा, अप्लाई करेगा, तब तक टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हो हमको तो एकदम यंग फ्रेश ब्लड मिल रहा है, जो लोग हमारे लिए बेस्ट काम कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं से जाकर के उनको रिक्रूट कर लो, दैट वुड बी मच इजियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, दैट इज वेरी मच कॉमन, वेरी पॉपुलर, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज अपने किसी पहचान वाले को रिकमेंड कर देते हैं। समझ गए, हमको अभी एक टीचर की रिक्वायरमेंट है जो ज्योग्राफी के लिए चाहिए। हमने पता किया, हमारे टीचर्स में से ही किसी के फ्रेंड निकल गए, तो दूसरे किसी स्कूल में ही इज टीचिंग, तो हमने उनको बुला लिया कि आप ज्योग्राफी के लिए हमारे पास आ जाओ।
ये हुआ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपको पता होता है कि इसका रेफरेंस कहाँ से आया। अभी आगे एक टॉपिक आएगा सिलेक्शन, उसके अंदर हम इसको स्टडी करने वाले हैं। होता क्या है कि हम अपनी तरफ से किसी को भी हायर कर ले, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी अप्रोप्रिएट नहीं है। भीलवाड़ा की एक स्कूल में एक बार ऐसा हो चुका है, नाम नहीं लूंगा। ऐसा हुआ कि स्कूल के अंदर टीचर वाज टीचिंग और अचानक से कुछ लोग आए कि हमको उन टीचर से मिलना है। टीचर को जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया, वो जो लोग आए थे उस टीचर को उठा के ले गए। उनका ये कहना था वो सीबीआई से आए हैं और उन्होंने उस टीचर को इसलिए उठाया क्योंकि वो एक वो आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। अगर आपको नाम पता हो तो भी मत बोलना, चुप रहना। रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो दिस हैपेंड ओनली बिकॉज हमें नहीं पता कि उसका क्या रेफरेंस है, वो पर्सन कहाँ से आ रहा है, वो क्या चीज हो रही है, वी नेवर नो। सो दिस इज व्हाट the organizations always seek, means they want the correct information about the candidate, and when the people are recommended, यानी कि जब हम उनको कहीं मतलब हमारे ही नोन लोगों से ही रिकमेंडेशन मिल रहा है तो वी गेट दैट रेफरेंस, है ना। और रेफरेंस मिल जाता है तो फिर हमको पता रहता है कि वो पर्सन जो आ रहा है वो कौन है, कहाँ से आ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन नो अबाउट द कैंडिडेट इन अ बेटर मैनर। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा हमने अब तक क्या टॉपिक देखे। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखा था, पीपल आर रिक्रूटेड डायरेक्टली। कैजुअल कॉलर्स, इसमें हम पास्ट एप्लीकेशंस को देख रहे थे। एडवर्टीजमेंट में हमने न्यूज़पेपर में ऐड लगाया था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ए गवर्नमेंट ऑपरेटेड एसोसिएशन और आई शुड से ऑफिस, जहां पर जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स बोथ कैन अप्लाई। प्लेसमेंट एजेंसीज आर प्राइवेटली ओन्ड एजेंसीज जिनका काम है बेसिकली हमारे लिए जॉब सीकर्स को ढूंढना, यानी कि अगर हम जॉब प्रोवाइडर हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट जॉब करने वाले कैंडिडेट्स को सर्च करेंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनीज कैन गो डायरेक्टली टू द कॉलेजेस और स्कूल्स एंड रिक्रूट पीपल फ्रॉम देयर इटसेल्फ। And recommendation, we get the recommendation from our existing employees. The existing employees can tell us about some available candidates in our surroundings. अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या हुआ? अपने मकान बनते हैं, जैसे हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे अपना मकान बनाने को दे देते हैं, है ना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ? हम उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मकान बनाने को दे देते हैं। नाउ दे विल कम, दे विल ब्रिंग वर्कर्स विद देम, दे विल कंप्लीट आवर हाउस एंड दे विल चार्ज मनी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है एंड दैट कॉन्ट्रैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वर्कर्स फॉर अस। तो सच थिंग्स कैन बी डन इन द फैक्ट्री ऑल्सो। आपके पास फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन इंस्टॉल करनी है और मशीन इंस्टॉल करने में 1-1.5 महीना लग जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्टर को बुला लोगे। दैट कॉन्ट्रैक्टर विल ब्रिंग लेबर, वो खुद उस मशीन को इंस्टॉल करवाएगा, हमसे पैसा ले जाएगा, हमसे पैसा लेगा और अपने वर्कर्स को पेमेंट कर देगा। सिंपल, बस यही है कॉन्सेप्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का। समझ गए? लेबर कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। क्या? अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद छोड़ेगा तो उसके वर्कर भी उसके साथ चले जाएंगे। समझे? कहने का मतलब द एम्प्लॉइज या द वर्कर्स कैन नॉट बिकम आवर एम्प्लॉइज, दे विल गो विद द कॉन्ट्रैक्टर ओनली। उनको जो करना है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही करेंगे, वो उन्हीं के साथ जाएंगे और काम करेंगे। समझ गए आप? ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देन सिंपल एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, तो जैसे हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था वैसे ही हम टीवी पे भी ऐड लगा सकते हैं, है ना। एंड वेब पब्लिशिंग,
वेब पब्लिशिंग इज लाइक हम यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे. You must have heard about monster.com or naukri.com, jobsearch.com kind of things. तो ये आ जाते हैं वेब पब्लिशिंग में. इनका काम मतलब सिंपल प्लेसमेंट एजेंसी जैसा ही है, फर्क इतना सा है कि ये ऑनलाइन हो रहा है. तो अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी एंड वेब पब्लिशिंग आर एक्चुअली ऑल द सेम थिंग्स. बस फर्क इतना सा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, प्लेसमेंट एजेंसी ऑफलाइन है, प्राइवेटली ओन्ड, एंड वेब पब्लिशिंग इज ऑनलाइन बट प्राइवेटली ओन्ड. सिंपल. तो ये हैं सारे एक्सटर्नल सोर्सेज एंड क्वेश्चंस. फ्री ऑफ कॉस्ट भी तो हो ही सकती है वेब पब्लिशिंग. देखो उसमें क्या होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो सकता है, लेकिन जैसे लिंक्डइन. हाँ बेटा, लिंक्डइन को कितने लोग जानते हैं और ऑपरेट करते हैं. एक्चुअली द पॉइंट इज कि लिंक्डइन इज नॉट सो मच पॉपुलर. वो उन लोगों के लिए होता है, या फिर यूं समझो वही लोग यूज कर पा रहे हैं जिनको उसका पता है. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब्स चाहिए अपने आसपास में हैं, वो लोग यूज करते हैं इन वेबसाइट्स को. मैंने खुद ने अप्लाई किया था एक बार ऐसे ही, शायद naukri.com पे या किसी पे किया था. वो अलग बात है कि फिर ये आपको है ना बहुत सारा पैसा मांगते हैं, और जरूरी नहीं कि आपकी पसंद की चीज आपको मिल भी जाए. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड सी Aditya, these are different sources available. You know about LinkedIn, that's why you are using that. Somebody might not be knowing about LinkedIn, that's why they are going for any placement agency or they are searching for any website, है ना. अब जैसे शादी.com है ना, अभी काफी फेमस हो रहा है क्योंकि अनुपम मित्तल को हमने देख लिया शार्क टैंक में. शादी.com में क्या होता है, सिंपल है, लोग अपने इंफॉर्मेशन वहां पे अपलोड कर देते हैं बायोडेटा, एंड दे सर्च फॉर द फीमेल्स, और फीमेल्स अपलोड कर देते हैं, दे सर्च फॉर द मेल्स. सिंपल. लेकिन इसका जवाब ये है कि आप क्यों खर्चा कर रहे हो, हमारे एक पड़ोस में एक आंटी है जो ये काम कर देंगी, हमारे लिए अच्छा मैच ढूंढ के ले आएंगी. तो दैट डिपेंड्स, है ना. लोग तो फ्रेंडशिप करते हैं, फेसबुक पे भी कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर लेते हैं. टिंडर तो काफी फेमस है इन सब चीजों के लिए. तो दीज आर लाइक different sources for different people, and these are different ways of searching for job, मतलब searching for the candidates for job, है ना. तो अवेलेबल सब है, यूज कौन कैसा कर सकता है वो अलग चीज हो जाती है. तो वेब पब्लिशिंग यानी इंटरनेट. तो इफ इन एग्जाम you find any website mentioned like naukri.com or jobstreet.com or something like that, तो सिंपली आप कह सकते हो वो वेब पब्लिशिंग की बात कर रहा है. ठीक है. एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, नॉट अबाउट वेब पब्लिशिंग, क्योंकि ये तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि अगर वेबसाइट उसमें नजर आ रही है तो मतलब वेब पब्लिशिंग है. एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, एक कंपनी है, उसका काम है सिक्योरिटीज का. ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज देने का काम है. कंपनी ने फॉर 1 month एक दूसरी कंपनी को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स सप्लाई किए हैं. ठीक है. नाउ आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स. ध्यान से समझना, एक सिक्योरिटी कंपनी है और वो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करती है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर 1 month टू अनदर कंपनी. Identify the external source. This is labor contractor. हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है ये. क्यों कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई किए हुए हैं. समझ गए? हाँ, इसमें है ना इसी तरीके की कुछ छुपी हुई चीजें मिलेंगी अपने को. कॉन्ट्रैक्टर, इसमें बहुत सारे बच्चों ने प्लेसमेंट एजेंसी लिखा था, बट प्लेसमेंट एजेंसी में एम्प्लॉय जो होगा ना वो आपको मिल जाएगा. समझ गए? कि मतलब अगर मैं प्लेसमेंट एजेंसी हूं और मैंने एक वर्कर आपकी फैक्ट्री में भेज दिया, तो अब वो मेरा एम्प्लॉय थोड़ी है, वो तो आप एम्प्लॉय आपका है. मैं तो एक एजेंट की तरह से आपको मिलवा रहा हूं.
बट कॉन्ट्रैक्टर के केस में मैं अपने वर्कर आपके पास भेज रहा हूं, बट वो वर्कर वापस मेरे पास आएंगे, सी टेम्पररी, दे आर कमिंग ओनली फॉर 1 month टू यू, so that's why ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर का केस है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था कि एक कंपनी में एक टॉप लेवल मैनेजर, जनरल मैनेजर ने फैक्ट्री छोड़ दी, जनरल मैनेजर हैज लेफ्ट द कंपनी, सो द एमडी डिसाइडेड कि उनकी एचआर मैनेजर को वो जनरल मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब एचआर मैनेजर जो कि जनरल मैनेजर बन गई है, उसने ये कहा कि क्यों ना हम अपना सेल्स मैनेजर भी बदलें और कुछ और वर्कर्स की भी हमको जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने कांटेक्ट किया, अपने एक पास में एक एजेंसी थी, उस एजेंसी ने एक न्यूज़पेपर एड लगाया और उनके लिए कुछ वर्कर्स सर्च करके दिए। And for some engineers, they went to the nearby college to find the suitable candidates. अब आपको आइडेंटिफाई करनी है इसमें 2-3 चीजें, मैं वापस थोड़ा सा रिपीट करता हूं। जीएम की पोस्ट पे एचआर मैनेजर को अपॉइंट कर लिया है, अब एचआर मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई है और साथ में सेल्स मैनेजर भी हमको चाहिए था। ये दोनों उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी से कांटेक्ट किया, प्लेसमेंट एजेंसी ने एक न्यूज़पेपर एड लगाया, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट से उन्होंने उनको कैंडिडेट्स ढूंढ के लाके दिए और कुछ वर्कर्स को उन्होंने अपॉइंट किया है जो कि किसी पास के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स। तो सबसे पहले तो प्रमोशन आ रहा है क्योंकि इंटरनली उसको हमने प्रमोट किया, लाइन कोट करते हुए, है ना। दूसरा क्योंकि एचआर से जीएम बन गए। दूसरे वाला कौन सा था जिसके अंदर प्लेसमेंट एजेंसी से कांटेक्ट किया था और उन्होंने न्यूज़पेपर ऐड लगाया था? हाँ। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्लेसमेंट एजेंसी। और सर वो रिक्रूटमेंट वाले में भी प्लेसमेंट एजेंसी होगा। किसमें, क्या कह रहे हो? कॉलेज रिक्रूटमेंट वाले में। वो तीसरा है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट है तीसरा, बिल्कुल। इसमें क्या हुआ ना, कुछ बच्चों ने न्यूज़पेपर ऐड लिख दिया था क्योंकि उनको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी दिख रहा है आंसर में, बट दे फॉरगॉट कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट वाज गिवन बाय प्लेसमेंट एजेंसी, नॉट बाय अस, ठीक है ना। यू गॉट इट राइट, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने गलती की थी इसमें। तो ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी कम, तो आप इनको इसी तरीके से प्रिपेयर करना, है ना। एक सेकंड होल्ड करना, अरे ये कोई बात नहीं। अब देखो एक्सटर्नल सोर्सेस के मेरिट्स, क्या फायदा है अगर हम बाहर से लोगों को ला रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि इंटरनल सोर्सेस अच्छे नहीं है तो हमको एक्सटर्नल में जाना है, क्यों जाना है? तो सबसे पहले क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे, मतलब हमको वो लोग मिलेंगे जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिफाइड हैं, है ना। कहने का मतलब वो लोग जो हमारे यहाँ पर काम कर सकते हैं, हम उन्हीं को कॉल करेंगे, सिंपल। वाइडर चॉइस, हम दुनिया भर से लोगों को कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास में जगह फिक्स है और हम उतने ही लोगों को लाएंगे। वाइडर चॉइस इज अवेलेबल, we can call people from anywhere in the world, we can get fresh talent, हमको नया खून मिलेगा, ऐसे लोग जो नए आइडियाज ला सकते हैं, है ना। they can have some good ideas, they can have some better thoughts, fresh talent मिलेगा, and then competitive spirit भी develop होगी, because the one who is coming from outside will be having new ideas, and the people, those who are working already in the organization will also be like कि नया पर्सन आकर के बढ़िया काम कर रहा है तो उनके मन में भी वो कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी। तो both new and old, both will be having competitive advantage, competitive spirit, है ना। दोनों जने एक दूसरे से compete करेंगे, नया वाला भी और पुराने वाले भी। Now there are certain limitations also, जैसे dissatisfaction among existing staff. Suppose you are promoting someone and not the others, so you can understand because of jealousy
people may be dissatisfied ki I was more eligible, I was more qualified than that person, so I should have given this charge. So this is dissatisfaction among existing staff. ठीक है, the process is quite lengthy क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट करना है, फिर उनके टेस्ट लेने हैं, फिर उनका मेडिकल टेस्ट करना है, ये सब बहुत लेंदी होता है. ये अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस में स्टडी करेंगे. एंड देन इट्स क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो, बिकॉज इतने सारे काम करेंगे ना तो इसमें खर्चा बहुत आता है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉस्टली बन जाता है. तो ये लास्ट के दोनों पॉइंट्स जो है ना वो हम सिलेक्शन में पढ़ेंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स वी स्टडी टिल नाउ. Sources of recruitment is over. One topic out of the 3 is completed. Now, if you have a doubt, you can ask me. और मैं अब, अरे ये क्या है, हाँ चलो अब रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रहा हूं यहाँ पे.